राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपकी बेटी हर बार मायके आए, हंसे, मुस्कुराए, सबके साथ सामान्य रहे, लेकिन तीसरे दिन सुबह होते ही बिना किसी वजह के वापस जाने की जिद करने लगे, तो क्या आप समझ पाएंगे कि वो सच में खुश है या किसी ऐसे दर्द को छिपा रही है जो उसे हर दिन अंदर से तोड़ रहा है। आज की कहानी एक ऐसी ही बेटी की है जिसने 3 साल तक अपनी माँ से एक ऐसा सच छिपाया जिसे सुनकर शायद कोई भी माँ खुद को संभाल ना पाए। तो आइए शुरू करते हैं। ऋतु जब भी मायके आती 2 दिन से ज्यादा कभी नहीं रुकती थी। पहले मीरा देवी को लगा नई नई शादी है, लड़की को अपने घर की जल्दी रहती होगी। फिर उन्होंने सोचा शायद जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी। लेकिन धीरे धीरे 1 साल बीता, फिर दूसरा और फिर तीसरा। सब कुछ बदल गया, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। ऋतु हर बार आती, माँ के गले लगती, हंसती, बचपन की तरह माँ के हाथ का खाना खाती। लेकिन तीसरे दिन सुबह उसका बैग हमेशा दरवाजे के पास रखा मिलता। पहले मीरा देवी को लगा नई नई शादी है, लड़की को अपने घर की जल्दी रहती होगी। फिर उन्होंने सोचा शायद जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी। लेकिन धीरे धीरे 1 साल बीता, फिर दूसरा और फिर तीसरा। सब कुछ बदल गया, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। ऋतु हर बार आती, माँ के गले लगती, हंसती, बचपन की तरह माँ के हाथ का खाना खाती। लेकिन तीसरे दिन सुबह उसका बैग हमेशा दरवाजे के पास रखा मिलता। मीरा देवी कई बार पूछना चाहती थीं, बेटा इतनी जल्दी क्यों चली जाती है? लेकिन हर बार उनके कदम रुक जाते, क्योंकि समाज ने उन्हें यही सिखाया था, शादी के बाद बेटी के घर की बातों में ज्यादा दखल मत दो। और सच तो ये था, उन्हें जवाब से ज्यादा उस जवाब का डर था। उन्हें लगता था कहीं ऐसा ना हो कि बेटी कुछ ऐसा कह दे जिसे सुनने की ताकत उनके पास ना हो। सावन का महीना था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश पूरे गांव को भिगो रही थी। मीरा देवी सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। आज उनकी बेटी पूरे 8 महीने बाद मायके आने वाली थी। उन्होंने सबसे पहले वही अरहर की दाल बनाई जो ऋतु बचपन से सबसे ज्यादा पसंद करती थी। फिर बेसन के पकौड़े बनाए और आखिर में चूल्हे पर खीर चढ़ा दी। खाना बनाते बनाते उनकी नजर दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर पर गई। उन्होंने तस्वीर को देखकर धीरे से कहा, देखिए जी, आपकी बिटिया आज आ रही है, काश आप भी होते। इतना कहते ही उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि वो चाहती थीं जब ऋतु घर आए तो उसे सिर्फ माँ की मुस्कान दिखाई दे, आंसू नहीं। दोपहर करीब 12 बजे आंगन के बाहर ऑटो आकर रुका। मीरा देवी लगभग दौड़ते हुए बाहर पहुंची। ऋतु उतर रही थी। उसने मुस्कुराकर माँ के पैर छुए। मीरा देवी ने उसे गले लगा लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेटी को अपने सीने से लगाया, उन्हें लगा उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं रही। वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं, सिर्फ आदत बची थी। उन्होंने ध्यान से बेटी का चेहरा देखा। आंखों के नीचे काले घेरे थे। चेहरा पहले से काफी दुबला हो गया था। बालों में कुछ सफेद लटें भी दिखाई दे रही थी। मीरा देवी का दिल जाने क्यों घबरा उठा। उन्होंने पूछा, सब ठीक है ना बेटा? ऋतु ने तुरंत जवाब दिया, हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसकी आवाज, उसकी मुस्कान का साथ नहीं दे रही थी। घर के अंदर आते ही मीरा देवी ने कहा, चल पहले खाना खा ले, तेरी पसंद की दाल बनाई है। ऋतु मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें बार बार मोबाइल की स्क्रीन पर जा रही थीं। हर 2-3 मिनट बाद वो फोन देखती, फिर वापस रख देती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो या किसी के फोन से डर रही हो। मीरा देवी सब देख रही थीं, लेकिन चुप थीं। खाना खाते समय भी ऋतु पहले जैसी बातें नहीं कर रही थी। पहले तो वो एक एक निवाला खाते हुए पूरे मोहल्ले की खबर सुना देती थी, लेकिन आज पूरा खाना लगभग खामोशी में खत्म हो गया। शाम को पड़ोस की सुनीता चाची मिलने आईं। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे ऋतु,
इस बार तो कम से कम 1 हफ्ता रुकना। ऋतु हल्का सा मुस्कुराई और बोली, देखते हैं चाची। लेकिन मीरा देवी ने साफ देखा, ये जवाब दिल से नहीं था। रात को सब सो गए, लेकिन आधी रात के बाद मीरा देवी की नींद अचानक खुल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे आंगन में कोई बैठा हो। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन में ऋतु अकेली बैठी थी। हाथ में अपने पिता की पुरानी घड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन वो बिना आवाज किए रो रही थी, जैसे रोना भी किसी से छिपाना पड़ता हो। मीरा देवी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उन्हें ऋतु के मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता हुआ दिखाई दिया। सुबह तक वापस आ जाना, ज्यादा दिन वहां रहने की आदत मत डालना। वो मैसेज किसने भेजा था और उसे पढ़ते ही ऋतु के चेहरे पर डर क्यों उतर आया? सुबह होने से पहले ही ऋतु ने अपने आंसू पोंछ लिए, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। जब मीरा देवी रसोई में पहुंची तो देखा कि चाय बन चुकी थी और दरवाजे के पास वही पुराना बैग रखा था। उन्होंने बैग की तरफ देखा, फिर बेटी की तरफ। इस बार उनके अंदर की माँ हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने धीरे से पूछा, फिर जा रही है? ऋतु ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, हाँ माँ, वहाँ बहुत काम है। मीरा देवी ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा सच बता, काम ज्यादा है या दर्द? ये सुनते ही ऋतु कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसके होंठ कांपे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। उसने जल्दी से बात बदल दी और बोली, माँ चाय ठंडी हो जाएगी। मीरा देवी समझ गई कि बेटी सच छिपा रही है। दोपहर को ऋतु अपने कमरे में आराम करने चली गई। तभी मीरा देवी अलमारी साफ करने लगी। नीचे एक पुरानी नीली डायरी रखी थी, वही डायरी जिसमें ऋतु बचपन में अपने सपने लिखा करती थी। मीरा देवी ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं बहुत उदास हो जाऊं तो शायद ये डायरी ही मेरी दोस्त है। मीरा देवी के हाथ कांप गए। उन्होंने दूसरा पन्ना खोला। उस पर लिखा था, सब कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, शायद मैं अभिनय अच्छा करने लगी हूँ। मीरा देवी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने तीसरा पन्ना खोला। इस बार सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मायका अब आराम की जगह नहीं लगता, क्योंकि यहाँ आकर वापस जाना सबसे मुश्किल होता है। ये पढ़ते ही मीरा देवी वहीं फर्श पर बैठ गईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, बेटी जल्दी इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसे मायका पसंद नहीं, बल्कि इसलिए जाती है क्योंकि यहाँ रहकर उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है। उसी समय ऋतु कमरे में आ गई। उसने माँ के हाथ में डायरी देखी। कुछ पल दोनों की नजरें मिली। फिर ऋतु ने धीरे से कहा, आपने पढ़ लिया? मीरा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बेटी को गले लगा लिया। कुछ मिनट तक दोनों बिना कुछ बोले रोती रहीं। फिर मीरा देवी ने पूछा, बेटा आखिर ऐसा क्या हुआ है? ऋतु ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर बोली, माँ वहाँ कोई मुझे मारता नहीं, कोई गाली भी नहीं देता, लेकिन हर दिन मुझे ये एहसास कराया जाता है कि मेरी खुशी की कोई कीमत नहीं है। मीरा देवी ध्यान से सुनती रहीं। ऋतु बोली, सुबह सबसे पहले उठो, सबके लिए चाय बनाओ, सबकी पसंद याद रखो, सबकी बातें सुनो। अगर कभी थक जाऊं तो कहते हैं, इतना क्या करती हो जो थक गई? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मैं चुप रहूं तो कहते हैं घमंड आ गया है। अगर हंस दूं तो कहते हैं बहुत उड़ने लगी हो। अगर अपने लिए कुछ खरीद लूं तो कहते हैं फिजूल खर्च करती है। माँ, धीरे धीरे मैं खुद को भूल गई। मीरा देवी का दिल टूट चुका था। उन्होंने पूछा, और तुम्हारा पति? ऋतु कुछ पल चुप रही, फिर बोली, वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं खुश हूं या नहीं। उसे लगता है कि घर चल रहा है, बस सब ठीक है। इतना कहकर ऋतु ने मोबाइल उठाया। उसमें एक एक करके कई मैसेज दिखाए।
इतने दिन मायके में रहने की जरूरत नहीं, घर की जिम्मेदारियां पहले हैं। वापस कब आ रही हो? हर मैसेज पढ़कर मीरा देवी का दिल बैठता जा रहा था। फिर अचानक रितु ने एक और बात कही। माँ, पिछले साल मेरा जन्मदिन पूरे घर में किसी को याद नहीं था। रात को मैंने खुद अपने लिए केक मंगाया तो सब हंसने लगे कि बच्चों जैसी हरकत मत किया करो। उस दिन पहली बार लगा अगर मैं एक दिन इस दुनिया में ना रहूं तो शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर मीरा देवी ने तुरंत उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, ऐसी बात दोबारा कभी मत कहना। जब तक मैं जिंदा हूँ तू कभी अकेली नहीं है। रितु फूट फूट कर रो पड़ी। 3 साल का दर्द पहली बार बाहर निकल रहा था। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। मीरा देवी ने दरवाजा खोला। सामने रितु का पति खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने घर के अंदर आते ही पहली बात कही, रितु, मुझे तुमसे अकेले में बहुत जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज सुनकर मीरा देवी के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। आखिर वो ऐसी कौन सी बात थी जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई थी? रितु के पति की आवाज सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मीरा देवी ने पहली बार उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वो घबराया हुआ था, जैसे उसे डर हो कि कहीं बहुत देर न हो जाए। रितु धीरे धीरे उठी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने बिना कुछ कहे अपने पति की तरफ देखा। वो बोला, रितु, क्या हम कुछ देर अकेले बात कर सकते हैं? रितु ने शांत आवाज में कहा, नहीं, जो कहना है माँ के सामने कहिए। अब मेरी जिंदगी में ऐसा कोई राज नहीं रहेगा जो मेरी माँ से छिपा हो। ये सुनकर वो कुछ पल चुप रह गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी टूट चुकी हो। रितु की आंखों में दर्द उतर आया। उसने धीरे से पूछा, सच बताइए, आपको कभी जानने की कोशिश हुई कि मैं कैसी हूँ? उसके पति के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद बोला, मैंने कभी तुम्हें रोते नहीं देखा, इसलिए मुझे लगा सब ठीक है। रितु हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में बरसों की पीड़ा थी। उसने कहा, मैं रोती थी, लेकिन तब जब सब सो जाते थे। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। मीरा देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रितु आगे बोली, तुमने कभी मुझे बुरा नहीं कहा, लेकिन कभी ये भी नहीं पूछा कि मुझे क्या अच्छा लगता है। शादी के 3 साल में तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा सपना क्या था। धीरे धीरे मैं सबकी जरूरत बन गई, लेकिन किसी की प्राथमिकता नहीं रही। ये सुनकर उसके पति की आंखें भी भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि खामोशी भी दर्द होती है। मीरा देवी ने पहली बार बीच में कहा, बेटा, रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने से नहीं चलता। रिश्ता तब चलता है जब इंसान एक दूसरे को महसूस करे। मेरी बेटी ने 3 साल तक मुस्कुराकर तुम्हें कभी शिकायत नहीं दी, लेकिन तुमने उसकी खामोशी भी नहीं पढ़ी। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद रितु के पति ने अपने बैग से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उसने कहा, मैं यहाँ तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें समझने आया हूँ। ऑफिस के एक काउंसलर ने मुझे बताया कि इंसान बाहर से सामान्य दिखते हुए भी अंदर से टूट सकता है। मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। उसने लिफाफा रितु की तरफ बढ़ाया। उसमें एक फॉर्म था। वो उसी कॉलेज का एडमिशन फॉर्म था जहां रितु शादी से पहले आगे पढ़ना चाहती थी। रितु ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो बोला, अगर तुम पढ़ना चाहो, नौकरी करना चाहो, अपना सपना पूरा करना चाहो, तो इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे आगे नहीं। ये सुनकर रितु की आंखों से आंसू बह निकले। मीरा देवी चुपचाप भगवान की तस्वीर की तरफ देखने लगी। शायद उन्हें पहली बार लगा कि उनकी बेटी की खामोशी किसी ने सुन ली है। रितु ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी खुद को ढूंढ रही हूँ। उसके पति ने सिर हिलाया और बोला, इस बार जितना समय चाहिए उतना लो, मैं इंतजार करूंगा। अगले कुछ दिन रितु मायके में ही रही। सुबह माँ के साथ मंदिर जाती, पुरानी किताबें पढ़ती, अपनी कॉलेज वाली सहेलियों से मिलती। डायरी में फिर से लिखना शुरू किया। एक दिन
उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, आज 3 साल बाद पहली बार मुझे फिर से अपनी हंसी सुनाई दी। ये पढ़कर मीरा देवी मुस्कुरा दी। 2 हफ्ते बाद ऋतु अपने ससुराल लौटी, लेकिन इस बार वो पहले वाली ऋतु नहीं थी। अब उसने अपनी पसंद बतानी शुरू की, अपने लिए समय निकालना शुरू किया, हर बात पर चुप रहना छोड़ दिया। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। 6 महीने बाद जब वो फिर मायके आई, तो इस बार उसके हाथ में बैग नहीं, मिठाई का डिब्बा था। मीरा देवी ने मुस्कुराकर पूछा, इस बार कितने दिन रुकेगी? ऋतु हंस पड़ी और बोली, इस बार जाने की जल्दी नहीं है माँ, क्योंकि अब मुझे लौटने से डर नहीं लगता। उसी समय उसके पति का फोन आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, आराम से रहो, माँ के हाथ की दाल खाकर ही वापस आना। मीरा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन अपने दिवंगत पति से कहा, देखिए जी, हमारी बेटी फिर से मुस्कुराना सीख गई। दोस्तों, हर दर्द का इलाज रिश्ता तोड़ना नहीं होता, लेकिन हर रिश्ते में एक दूसरे की खामोशी को समझना बहुत जरूरी होता है। कई बार इंसान को सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उससे पूछ ले, तुम सच में ठीक हो ना? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।